सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मोदी सरकार किसान को नहीं हरा सकती। वो अपनी मासूमियत से, अपनी ईमानदारी से तुम्हें हरा के रहेगा। तुमने क्या किया? इन तस्वीरों में तुमने सड़कों में कील गाड़ दी। अब वो क्या कर रहा है? वो उसी कील के पास में पौधे उगा रहा है। आज जब देश के सामने यह संदेश जाएगा इस कार्यक्रम के जरिए, तो आप मुझे बताइए, देश किसे विजेता मांगेगी? वो सरकार जो कि प्रोपेगेंडा के बल पे, ताकत के बल पे, अपने तंत्र के बल पे किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है, या दूसरी तरफ वो किसान जो सिर्फ एक संघर्ष कर रहा है, एक आंदोलन कर रहा है ईमानदारी से, जो तुम्हारे द्वारा उगाए गए उन कीलों के साथ में इस तरह से पौधा उगा रहा है? बताओ ना, जीत किसकी हुई? मगर यह तो सांकेतिक बात हुई दोस्तों। आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किसान जीत रहा है और सरकार हार रही है। सरकार न सिर्फ हार रही है, बल्कि बुरी तरह से उसकी नाक कट रही है। और सरकार के अहंकार के चलते दोस्तों, दुनिया भर में देश की नाक कट रही है। वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। और सरकार के पास क्या जवाब है? या तो वो बल प्रयोग करती है, या फिर वो कॉमेडी शो करती है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मगर सबसे पहले प्रमाण नंबर 1 की यह सरकार हार रही है। आज से करीब कई महीनों पहले इन्होंने धारा 370 कश्मीर से हटा दी थी कि नहीं हटा दी थी? और उसी के साथ कश्मीर से इंटरनेट 4G सबका सफाया कर दिया था, यह कहते हुए कि आतंकवादी हमला हो सकता था। यानी कि जो हिस्सा देश का अभिन्न अंग है कश्मीर, वहां की जनता को तुमने बुनियादी मानवाधिकार से वंचित कर दिया। अब खबर क्या आई है दोस्तों? खबर यह आई है जो आपके स्क्रीन पर है कि कश्मीर के अंदर फिर से 4G की बहाली हो गई है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार ने 4G की बहाली कर दी? ऐसी क्या रिपोर्ट आ गई कि अब आप कश्मीर में 4G की बहाली कर सकते हैं, कुछ महीनों पहले नहीं कर सकते थे? मैं आपको बतलाता हूं, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं। क्रोनोलॉजी यह है कि पहले किसान आंदोलन करता है, फिर तुम अपनी बिकी हुई पालतू मीडिया के जरिए उसे बदनाम करते हो, तुम्हारे वो तमाम पैतरे काम नहीं आते। फिर एक काली शक्ति रेड फोर्ट में किसानों के प्रवेश की इजाजत देती है, वहां पर निशान साहब का झंडा फहराया जाता है। फिर देश को एक झूठ बतलाया जाता है कि वहां पर तिरंगे का अपमान हुआ। फिर क्या होता है? उस पूरे प्रदर्शन में एक शख्स दिखाई देता है जिसका नाम दीप सिद्धू है। वो दीप सिद्धू जो यहां पर अमित शाह के साथ भी देखा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी सांसद सनी देओल के लिए चुनाव प्रचार करते देखा जा सकता है। और वो आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, करीब 12 बज रहे हैं, इस वक्त तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जबकि एनडीटीवी में आई इस खबर के मुताबिक आज ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मगर उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्रोनोलॉजी में आपको बता रहा हूं आगे क्या होता है। आगे दुनिया में कई जाने पहचाने चेहरे, मसलन दुनिया की एक टॉप मोस्ट गायक रियाना कहती है कि हम दिल्ली में चल रहे किसानों के प्रदर्शनों की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो किसान वहां प्रदर्शन कर रहा था, वहां पर भी इंटरनेट काट दिया गया था। ग्रेटा थनबर्ग आती हैं, यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भी दखल देना पड़ता है। फिर ये लोग क्या करते हैं? अपने पालतू सेलिब्रिटीज को लगा देते हैं एक सा ही ट्वीट करने, ठीक है? यानी कि क्या अक्षय कुमार, क्या सुनील शेट्टी, क्या अजय देवगन, क्या सचिन तेंदुलकर, एक से एक तमाम लाइन लगा के जो हैं खड़े हो जाते हैं इस सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे करने के लिए। और फिर उसके बाद यह खबर आती है, क्या खबर आती है? कि कश्मीर में 4G बहाल हो गया है। यह है इस सरकार की हार का पहला प्रमाण, क्योंकि आज इस सरकार को बतलाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुओ मोटो लेगा कि आपने किन कारणों से कश्मीर से 4G हटा दिया और अब रहस्यमय कारणों से फिर से उसे बहाल कर दिया है।
आपको यह बात बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती दोस्तों कि सरकार ने बगैर किसी कारण के 4G हटाया और फिर किसी कारण के बगैर उसे फिर बहाल कर दिया। यह कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के चलते जो छीछालेदर हो रही है बीजेपी सरकार की, उसके चलते उसकी बौखलाहट के दो प्रमाण हैं। एक तो 4G का बहाल हो जाना बगैर किसी कारण के, और दूसरा जिस तरह से इन्होंने अपने रट्टू तोतों को, यानी कि इन्होंने तमाम जो सो कॉल्ड हमारे हीरोज को लगा दिया था मैदान में अपने संदेश का प्रचार प्रसार करने। क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है दम के आधार पर, ताकत के आधार पर किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहां आपने इंटरनेट काट दिया। और दुख की बात यह है कि अब भी सरकार कहीं ना कहीं बल प्रयोग कर रही है, और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, कॉमेडी भी चल रही है। उसका भी प्रमाण देता हूं। बल प्रयोग आपके सामने सबूत। आप जानते हैं किसान नवरीत सिंह की आईटीओ में उसका जो ट्रैक्टर पलट गया था, उसके चलते उसकी मौत हो गई थी। उसका परिवार पुलिस से मांग कर रहा था कि हम आपकी इस थ्योरी में विश्वास नहीं करते, इस मामले की सलीके से जांच हो, क्योंकि उसका परिवार उससे इत्तेफाक ही नहीं रखता था। और परिवार की थ्योरी को बल कोई और नहीं बल्कि विदेशों में बसे डॉक्टर्स दे रहे थे। गार्डियन की इस खबर के मुताबिक जो दावा उसका परिवार कर रहा था वो लगभग सही है। अब उस परिवार के साथ किया गया दोस्तों, जो किया गया है वो कल्पना से भी विचित्र है। इस खबर के मुताबिक नवरीत, जो कि अब जिंदा नहीं है, उनके परिवार के 2 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने केस कर दिया है। क्यों? क्योंकि नवरीत के शव को तिरंगे से लपेटा गया था। एक तो एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया और उसके बाद तुमने उन दोनों पर केस कर दिया। कहां मर गई तुम्हारे अंदर की इंसानियत? हाथरस में भी दोस्तों इसी तरह से रातों रात जिस बिटिया का दुष्कर्म हुआ था और फिर उसकी हत्या हुई थी, रातों रात इस सरकार ने उसका शव जला दिया और उसके अंतिम संस्कार में उसके मां बाप भी नहीं मौजूद थे। और अब तुमने उसी परिवार के खिलाफ केस कर दिया जिन्होंने अपने बेटे को तिरंगे से लिपटा था। और अगर यह गुनाह है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अखलाक की मौत हुई थी दादरी में और उसके हत्यारे, उसके जो हत्या में एक शख्स आरोपी था, जब उसकी मृत्यु हुई थी, इस तस्वीर के मुताबिक उसका शव भी तो तिरंगे से लिपटा गया था ना। और यही नहीं, उसकी अंत्येष्टि में, उसके अंतिम संस्कार में माननीय महेश शर्मा शामिल हुए थे। तो ये दोहरे मापदंड क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस? एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, उसे सांत्वना देने के बजाय तुम एक तो उसकी आवाज को दबा रहे हो। ना सिर्फ उसकी आवाज को दबा रहे हैं ये लोग, बल्कि जिन पत्रकारों ने सरकार की थ्योरी के उलट, यानी कि राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और सांसद शशि थरूर, उसके उलट बयान दिया, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इससे बेशर्मी, इससे ज्यादा बेशर्मी की मिसाल क्या हो सकती है जहां सरकार अपने बल का प्रयोग कर रही है? और इससे कहीं ना कहीं दुनिया भर में आपकी नाक कट रही है। और दुनिया ने देखा कि एक तरफ तुमने इंटरनेट काट दिया और फिर तुम किसान पर अत्याचार कर रहे हो। और हां, उस किसान के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है, अब भी उसकी मौत हो रही है। जिम्मेदारी किसकी है बताओ? और दुनिया ये देख रही है, सरकार जानती है, इसलिए उसकी जड़ें हिल रही हैं इस वक्त। वो इसलिए इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ जो उससे हालात नहीं संभल रहे हैं, तो उसकी हरकतों के जरिए एक किस्म का कॉमेडी शो सामने आ रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस सज्जन पर गौर कीजिए, संबित पात्रा, बैठ जाओ, जो भी उसका स्टाइल होता है बोलने का। संबित पात्रा का यह बयान सुनिए। मगर वो बयान सुनने से पहले आप जानते हैं ग्रेटा थनबर्ग की उम्र 18 साल की है और रियाना जिन्होंने ट्वीट किया था, उनकी पैदाइश शायद 1988-89 की है, 1988-1989। अब आप संबित की बात पहले सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया, हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ हो, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज
Rahul and Rihanna are tweeting. यानी कि संबित के मुताबिक रियाना को 1984 में उन्होंने क्यों नहीं ट्वीट किया था, या कश्मीरी पंडितों का जो हाल है उस पर क्यों नहीं ट्वीट किया। दोस्तों, संबित पात्रा की इस समझदारी से जो लोग इंस्पायर्ड हैं, जो लोग इसके अंदर की मूर्खता को नहीं देखते हैं ना, इस बयान की मूर्खता को, मुझे उनकी तरस आता है अकल पे। 1984 में ना ग्रेटा थनबर्ग पैदा हुई थी, ना रियाना पैदा हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, ट्विटर भी कब आया वजूद में? 2006-2007। यह आदमी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कर रहा है, और वहां बैठे किसी पत्रकार ने उसे बतलाने का प्रयास नहीं किया कि माननीय शिशुपाल जी, संबित पात्रा जी, कृपया अपने द्वारा की गई नासमझी पर गौर कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, कॉमेडी शो चल रहा है और यही दुनिया देख रही है। और इन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? कश्मीरी पंडित आज भी संघर्ष कर रहा है, आज भी वो अपना मुद्दा उठा रहा है। क्या वो वापस लौट पाया है कश्मीर? क्या वो श्रीनगर वापस लौट पाया? तुमने क्या किया बताओ? तुमने धारा 370 हटाकर और वहां पे हालात खराब कर दिए। धारा 370 हटाना था तो पहले संवाद करना था ना कश्मीरियों के साथ, मगर तुमने और वहां हालात खराब कर दिए। और कश्मीरियों को तुमने, कश्मीरी पंडितों को तुमने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी हालत अब भी बद से बदतर है, और यह खबर उसकी तस्दीक कर रही है जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। तो कृपया संबित पात्रा इस तरह का कॉमेडी शो ना करें। और कॉमेडी शो और क्या है जो दुनिया देख रही है, वो मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, अक्षय कुमार और साइना नेहवाल, इन दोनों के ट्वीट्स सेम टू सेम। दुनिया यह देख रही है कि हमारे हीरोज की क्या हालत है। ये हमारे हीरोज हैं, हमारे आइडल्स हैं, हमारे आदर्श हैं। ये लोग सरकार के रट्टू तोते बने हुए हैं। आप देख रहे हैं, हूबहू एक सी बातें कर रहे हैं दोनों, क्योंकि इनको फरमान आ गया होगा, जल्दी ट्वीट करो, ये लिखा गया है, तुरंत ट्वीट करो। और एक और कॉमेडी दिखाता हूं मैं आपको इस सरकार की। सुनील शेट्टी ने ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर है, और इस ट्वीट में इन्होंने एक इंसान का जिक्र किया जिसका नाम है हितेश जैन। हितेश जैन कौन है? हितेश जैन बीजेपी मुंबई का एक नेता है। यानी कि जिसने कहा होगा कि अन्ना ट्वीट करो, इन सज्जन ने उसका नाम भी डाल दिया उसमें, जिससे पता चलता है कि ये जो हमारे तमाम सेलिब्रिटीज जिन्होंने ट्वीट किया, इनकी गर्दन, इनकी कॉलर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता पकड़ रहे थे। सुनील शेट्टी ने उस बात का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार न सिर्फ किसानों पर दमन करके मानवाधिकार का हनन कर रही है, देश को बदनाम कर रही है, बल्कि हमारे हीरोज, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सबकी इज्जत की ऐसी की तैसी कर रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ। आज सचिन तेंदुलकर पर लोग सवाल कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर मेरे हीरो हैं, मेरे बचपन के हीरो हैं भाई। आज लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। क्यों? इस सरकार की वजह से। क्योंकि इस सरकार के सामने ये तमाम लोग इस तरह से नतमस्तक हो गए, इस तरह से इन्होंने घुटने टेक दिए। आज बेबाक में मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं यह सरकार हार गई है दोस्तों, या क्यों कह रहा हूं यह सरकार हार रही है। इसका एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले इस सरकार ने पेशकश किया था किसानों से। क्या पेशकश की थी? कि हम 18 महीनों तक इन 3 कृषि कानूनों को रोक कर रखते हैं और उसके बाद में उसकी चर्चा होगी। निजी तौर पर मेरा यह मानना था कि किसानों को वो मान लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने उसे हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों। क्योंकि 18 महीने बाद क्या होता? क्या आपको लगता है मोदी सरकार में हिम्मत होती उन कृषि कानूनों को लागू करने की? बिल्कुल नहीं होती। 18 महीने बाद आम चुनावों में सिर्फ 18 से 20 महीने बचते। आपको क्या लगता है मोदी सरकार 18 महीनों बाद फिर से वो कृषि कानून लागू करती? नहीं, क्योंकि यह सरकार सिर्फ वोट के मायनों में सोचती है। यह सरकार सिर्फ यह सोचती है कि भैया मैं चुनाव कैसे जीतूं। इसके दिमाग में सिर्फ वोट चलता है। गवर्नेंस तो गई 12 के भाव में। सरकार कैसे चलाना है वो जाए भाड़ में।
मगर वोट कैसे हासिल करना इस सरकार की एकमात्र प्राथमिकता है। इसलिए 18 महीने बाद ये लोग नहीं लागू करते किसान के 3 कानूनों को। और यही नहीं, 18 महीने बाद क्या होता कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक तरह से कहा जा सकता है राजस्थान में कुछ ही महीने बचते चुनाव के, विधानसभा चुनाव के। तो आपको क्या लगता है 18 महीने बाद ये लोग लागू करते? नहीं करते। इसलिए मैं मान रहा हूं दोस्तों कि यह सरकार जो है हार रही है। और इसके जरिए सरकार का एक और झूठ सामने आता है। क्या झूठ? यह सरकार लगातार हमसे क्या कह रही है कि गिने चुने 2 राज्य हैं, एक ही राज्य है और इसी राज्य के किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि इस आंदोलन में न सिर्फ पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, जहां के किसान बहुत मजबूती रखते हैं। तो सरकार तो पहली बात यही झूठ कह रही है। और अगर इस सरकार को लगता है कि अधिकतर किसान इस किसान बिल के पक्ष में हैं, तो फिर आप 18 महीनों के लिए क्यों इसे मुलतवी कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया तो मान के चलिए दोस्तों 2024 तक ये कानून फिर से लागू नहीं होने वाले हैं। यह है इनके हार का पहला प्रमाण। अब आगे इस बात पर गौर कीजिए, सरकार क्यों हार रही है किसानों के सामने, उसका एक और प्रमाण। दोस्तों हो क्या गया है कि 303 सीटें मिलने के बाद इस कदर भारतीय जनता पार्टी में अहंकार आ गया है कि वो सब हो गया जो पिछले 20-30 सालों में नहीं हुआ। अकाली दल और शिवसेना, ये 2 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ अरसे से हैं। यानी कि इन पार्टियों ने उनका साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब इनके बहुत बदतर हालात थे। आज क्या हालात है? शिवसेना और बीजेपी जानी दुश्मन है, जबकि वैचारिक तौर पर बहुत ज्यादा दोनों में समान फर्क नहीं है। अकाली दल क्योंकि अटल जी और प्रकाश सिंह बादल के रिश्ते तो 2 घनिष्ठ दोस्तों के थे, अब अकाली दल भी उसकी दुश्मन हो गई है। यह क्यों हो रहा है दोस्तों? अहंकार के चलते। भारतीय जनता पार्टी को यह बात भी महसूस हो रही है कि वो अलग थलग पड़ती जा रही है और मुद्दा वहां नहीं रुकता है। इन्होंने क्या किया है, किसानों को बदनाम करने के चलते, अब किसान का कोई धर्म तो होता नहीं है। किसानों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख तो होते ही हैं। अब सोच रहे थे ये लोग कि भाई सिखों को बदनाम करेंगे, मगर उसके घेरे में जाट, गुजर और ये तमाम लोग भी आ रहे हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने लगी है। हालांकि मैं जानता हूं कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने का मंत्र अभी भी है, अभी भी वो हिंदू मुस्लिम ऐसे करेगी और उसको वोट मिल जाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। मगर यहां पर भी वो एक बहुत ही प्रभावशाली आबादी को बदनाम करके, उनको टारगेट करके अपने खिलाफ करने लगी है। और यह आभास भी उसे कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। देखिए, इस सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर आप किसानों के सामने झुक रहे हैं तो इसलिए मत झुकिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके वोट कटेंगे। नहीं, अगर आप झुक रहे हैं तो आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए। इस गलती को स्वीकार कीजिए कि आप ये किसान बिल अध्यादेश के रास्ते से लाए थे। इस गलती को स्वीकार कीजिए कि जब आप ये बिल लाए थे तो आपने एक भी किसान से मंत्रणा नहीं की थी, क्योंकि एनडीटीवी ने दोस्तों इस खबर के मुताबिक पड़ताल की थी। उन्होंने आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक याचिका दाखिल की थी और उसमें यह पूछा था कि क्या इस सरकार ने किसी किसान से बातचीत की थी, और खुद सरकार ने कहा नहीं, हमने किसी किसान से बात नहीं की है। तो पहले तो आप चोरी के रास्ते से बिल लाते हैं, फिर राज्यसभा में बिल जिस तरह से पारित हुआ, ऐतिहासिक मंजर था दोस्तों। मतलब बेशर्मी हो गई बिल्कुल। ना उस पर चर्चा कराई गई, ना इसको चर्चा के लिए भेजा गया एडवाइजरी कमेटी में, नहीं, जबरदस्ती बिल को पारित कर दिया गया। रात को महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया। चोरी के रास्ते से ये लोग बिल लाए। इसलिए मैं आपको लगातार कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी मंशा साफ ना हो, अगर आपकी नीयत साफ ना हो, तो आपको कभी जीत नहीं मिल सकती है। आज नरेंद्र तोमर जो भी कह लें कि वो हमें कोई भी तर्क नहीं दे पाए, कोई भी हमें मशवरा नहीं दे पाए, मगर हकीकत यह है कि आप जिस मंशा से ये बिल लाए हैं वो बिल्कुल कायराना था। मानो चोर के रास्ते से आप ये पूरा बिल ला रहे थे। और इससे पता चलता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। न सिर्फ आपकी नीयत साफ नहीं है दोस्तों,
आप किसान पर दमन भी कर रहे हैं। आर्टिकल 14 नाम का एक वेबसाइट है दोस्तों, इसके मुताबिक क्या आप जानते हैं कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुए हैं 6 किसानों के खिलाफ इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा किया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब तर्क नहीं होते, जब संवाद का रास्ता नहीं होता, तो वो सीधे देशद्रोह जैसे मुकदमों का सहारा लेती है। ये देखिए, 6 केसेस किसानों के खिलाफ, पुलवामा के बाद 27 लोगों के खिलाफ देशद्रोह, नागरिकता बिल के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो 25 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा, हाथरस गैंगरेप उसमें भी 22 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, हमेशा किया है, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। आज जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है सीधे उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उस पर विचार करना पड़ेगा। और जाते जाते एक अपील, एक मशवरा और एक चेतावनी। अपील किसानों से, अब तक आपने एक बहुत ही खूबसूरत आंदोलन किया है, हर बार की तरह फिर से अपील करना चाहूंगा, गांधी जी को मत भूलिए, किसी भी सूरत में ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसके जरिए आपको बदनाम करने का मौका मिल जाए गोदी मीडिया को। हालांकि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है कि आप पर उंगली भी उठा सके। नंबर 1, सरकार से मेरा मशवरा, अब आप उल्टे दिमाग से सोचना बंद कर दें। अब आप सीधे रास्ते चलें, किसान के साथ संवाद कीजिए। आज चक्का जाम था, मगर फिर भी किसान ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को परेशान नहीं किया, वहां के लोगों को परेशान नहीं किया, क्योंकि इन जगहों पर चक्का जाम नहीं था। किसान के साथ सकारात्मक संवाद कीजिए, उसकी बात को मानिए। और चेतावनी इस देश की जनता को, दोस्तों, 1993 के बाद इस देश में खालिस्तान से जुड़ी जो पूरी अराजकता थी, समस्या थी, वो सामने नहीं आई। एक बार फिर हमारे सिखों को गाली देकर आप 1993 के इतिहास को दोहराना चाहते हैं, उससे पहले का जो इतिहास है उसे दोहराना चाहते हैं। इससे बाज आइए, देश की जनता भी बाज आए, क्योंकि देखिए, सरकार और उनका बिका हुआ मीडिया तो जो भी प्रोपेगेंडा करे, मगर आप लोगों को हथियार नहीं बनना चाहिए। अगर आप उस प्रचार का हिस्सा बन जाते हैं तभी ऐसी ताकतों को हिम्मत मिलती है। क्योंकि अगर फिर से आप लोगों को भड़काएंगे, अगर फिर से उस आंदोलन का छोटा सा बीज कहीं पर सामने उभर कर आ गया, तो देश को इसका नुकसान होगा। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इससे बचिए। और यह चेतावनी सरकार के लिए भी है। खैर, मैं तो जानता हूं कि सरकार और उससे जुड़ी संस्थाएं मेरे मशवरा को नहीं लेती हैं, हालांकि मेरी एक एक बात को आप लोग सुनते हैं, मगर जो तमाम बातें मैंने आपको कही है ना, इससे फायदा आप ही को होगा। क्योंकि अभी 3.5-4 साल हैं लोकसभा चुनावों के लिए। अब भी मान जाइए, अगर आपने अपने अहंकार को नहीं त्यागा तो आप उसकी कीमत चुकाएंगे। आप चुकाओ तो चुकाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी चुकाए तो चुकाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर देश को इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।